Hello everyone, welcome back to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokkar, creator and an experimental nuclear physicist. तो आज हम शुरू कर रहे हैं, एक नए सफ़र पे चलने की कोशिश करेंगे और आज से मैं क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस उठाऊंगी और हम ऐसे पढ़ाई करेंगे कि हमें मतलब जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेगा उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग ना लेनी पड़े फ़िज़िक्स की। एटलीस्ट हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी आईआईटी जेई के एग्ज़ाम जो देना चाहता हो आगे, जेई मेंस एंड जेई एडवांस जो निकालना चाहता हो उसका वो निकल जाए। और मैं जो है वो एडवांस मैं बुक्स भी बताऊंगी कि कहाँ से हमें जेई मेंस जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए पढ़ना चाहिए। तो चलो तो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। और चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ाइए। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू में मैं सिर्फ इसमें हम इंडेक्स बना लेते हैं एक बार चैप्टर का, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा ओवरव्यू में हम शुरू करेंगे चैप्टर को। सबसे पहले हम चैप्टर का में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। फिर हमारा दूसरा कंसेप्ट जाएगा आई थिंक वर्क के अंदर होगी डेफिनेशन, ठीक है। की पॉइंट्स आप लिखते जाइए मेरे साथ डेफिनेशन के साथ। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर के डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन इन यूनिट ऑफ वर्क। फिर हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ वर्क डन, वर्क डन का नेचर क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और फिर हम करेंगे वर्क डन इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये इतना सब कुछ हम वर्क का और इंट्रोडक्शन का यहाँ तक पढ़ेंगे लेक्चर 1। लेक्चर 1 में मैं सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है एक और डेढ़ घंटा एक साथ बैठ के करने का। हम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। तो अभी मैं पूरा इंडेक्स पूरा लिखवा ही देती हूँ चैप्टर का, तुम एक साथ ही नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी, आई थिंक थर्ड है ये एनर्जी। एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन है क्या, काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट, ठीक है। एक दो टॉपिक मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी लूँगी जो एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि जो जेई मेंस की कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सिर्फ एक या दो उनको मैं बता दूंगी कौन सा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मोमेंटम, और हम वेरियस ग्राफ देखेंगे इसके बाद।
वेरियस ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में KE लिख रही हूँ, आप लोग काइनेटिक एनर्जी ही लिखना, ठीक है। ये हो गया एनर्जी। फिर नेक्स्ट हम कंसेप्ट पर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमने इसी के अंदर ही है ये, ठीक है। इसको A मान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को A मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाला B पॉइंट है। फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर जो फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं बाद में लिखवा दूंगी जब हम ये पढ़ेंगे। इसमें भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेचर ऑफ, ठीक है, इसमें 3D फॉर्मूला, नेचर ऑफ फोर्सेस, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम इसी के अंदर एक और मेन टॉपिक हम लिख लेते हैं। हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगेन मैं P.E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप लिख लेना इसे अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और फिर इसको रब भी कर देती हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने। फिर हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, and its conservation, okay, conservation। और एक टॉपिक हो जाएगा हमारा इल्सुरेशन ऑफ, जो हमारे जितने भी इल्सुरेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मुझे पता अभी थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, पर बिलीव मी, बस ये इंडेक्स लिखो। उसके बाद हम जब हम चैप्टर पर जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक मूवी चल रही है, ठीक है। फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स देख लेंगे एनर्जी के, किस किस फॉर्म में एनर्जी होती है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फिर हम यहाँ पे पावर, ओके, लास्ट में हमारे पास कोलिजन होगा। इनको मैं और अच्छे से जब पढ़ेंगे, और कोलिजन में हम 1 डायमेंशनल इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन एंड 2 डायमेंशनल इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो अभी हम आज के लेक्चर में जो हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हम उससे शुरू करते हैं। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से, एज यू कैन सी माई राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, तो अगर कोई अच्छे से नोट्स बना रहा हो मेरी वीडियो देख के, प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद मी। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वैसे भी अगर नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, वैसे भी मेरे से कॉन्टेक्ट करो। वहाँ पर मैं आपको जितनी भी बुक्स हैं उनकी PDF मैं अवेलेबल करवा दूँगी वहाँ पर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो JEE कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है। सो यू मस्ट हैव हर्ड वर्क इन योर डे टू डे लाइफ। आई मीन एवरी डे हम वर्क को सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग टुगेदर, यस। और हम कह सकते हैं जैसे फार्मर है, वो अपने फील्ड को क्लीन करता है, वो एक तरह से कुछ काम करता है। और बहुत जर्नल एग्जाम्पल है हमारी मदर, ठीक है, सुबह उठती है, हमारे लिए काम करती है, यस, हमें खाना बना देती है, हमारी और भी अदर विशेज़ होती है, उनको कंप्लीट करती है, तो वो भी एक तरह से कोई काम कर रही है। तो ये है हमारा डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन, ठीक है। जैसे तुम कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम भी एक तरह से वर्क ही कर रहे हो। लेकिन इन फिज़िक्स वी हैव वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स एंड अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फॉर द वर्क, ठीक है। हमारे पास बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन होती है वर्क की। वो हम अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो ऐसे ही अब होता है जैसे एनर्जी। अब एनर्जी को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? जनरल एग्जाम्पल जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यूथ विल कनेक्ट मोर। जैसे जिम होता है, ठीक है, तो जिम में एक
बंदा है, अगर वो 50 पुशअप्स कर रहा है और दूसरा 100 पुशअप कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि दिस मैन हु इज़ डूइंग लाइक 100 पुशअप हैज़ मोर स्टेमिना एंड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दैट मैन हु इज़ डूइंग 50 पुशअप। मतलब जो बंदा 100 पुशअप कर रहा है उसके पास ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना है एज़ कम्पेयर टू दैट जो 50 पुशअप कर रहा है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, वही मैं दोबारा लेती हूँ। मान लो हमारे पास एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली में 4 मेंबर हैं। तो अभी इनिशियली मदर जो है उन 4 मेंबर्स के लिए खाना बना रही थी, ठीक है, और सारी विशेस कंप्लीट कर रही थी। अब सडनली मैंने क्या किया, 6 इंसान और ऐड कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही 6 मेंबर और ऐड हुए तो टोटल कितने हो गए फैमिली में, 10 मेंबर हो गए। नाउ इफ़ मदर इज़ एबल टू डू द वर्क फॉर दोज 10 मेंबर ऑल्सो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मदर हैज़ अ स्टैमिना और एनर्जी। तो एनर्जी क्या हुआ, तो एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या हो गया, एनर्जी। और ये ही इसकी डेफिनेशन जो है वो फिज़िक्स में भी होती है, लेकिन हम वर्क को फिज़िक्स में बहुत ही प्रिसाइज वर्ड से, जैसे मैंने भी बताया, डिफ़ाइन करते हैं। तो ऐसे ही इसी वजह से हम एनर्जी को फिर प्रिसाइज वर्ड से डिफ़ाइन कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं पावर की, ठीक है, कि पावर क्या होता है डे टू डे लाइफ में। अगेन इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे हमारे पास जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक MMA फाइटर है और एक बॉक्सर है। तो हम क्या बोलते हैं कि MMA फाइटर ने ही गेव अ पावरफुल किक और ही गेव अ पावरफुल पंच। तो यहाँ पे विद ग्रेटर स्पीड, तो यहाँ पे तो पावर क्या हुआ, यहाँ पर पावर एक तरीके से हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो हम इन तीनों की, पावर की, एनर्जी की और वर्क की, अब हम डेफिनेशन देखेंगे इन अ प्रिसाइज मैनर में। और इस चैप्टर का एम क्या है कि जो हमारी माइंड में जो पिक्चर बनी है और जो इसकी फिजिकल मीनिंग होता है, उन दोनों के बीच में हमें दोनों के बीच में एक लूजली कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा एम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से हमारा मैथमेटिकल टूल किट है फिज़िक्स के लिए, और इस चैप्टर के लिए क्या हमारा ये टूल किट है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम कॉमन में जैसे प्लम्बर को हम अपने घर पे बुलाते हैं तो उसके पास भी एक टूल किट होता है ना, वो आके वो जो जिसको हम पैना बोलते हैं, जिससे वो टैप वगैरह ठीक करते हो। तो ऐसे ही हम जब फिज़िक्स को समझने चलेंगे, फिज़िक्स के बारे में जानने चलेंगे, तो फिज़िक्स की भी तो एक टूल बॉक्स होना चाहिए। तो उस टूल बॉक्स में हमारे पास होता है मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में उस मैथमेटिक्स में से हमें चाहिए स्केलर प्रोडक्ट। तो हम थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि होते क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किस चीज़ का हम लेते हैं और किन को, मतलब किस क्वांटिटी का और स्केलर प्रोडक्ट हम लेते हैं। एक्चुअली तुम चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो मोशन से रिलेटेड चैप्टर है, कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होती है फिज़िक्स में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। एक होती है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो हम स्केलर किसे बोलते हैं, अ फिज़िकल क्वांटिटी। देखो मैं लिखवा क्यों रही हूँ, ताकि तुम भी अच्छे से लिख सको और समझ में आए। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया टेम्परेचर, ठीक है, मास, और क्या ले सकते हैं हम, टेम्परेचर, मास, स्पीड, और हमारा देखो वर्क, एनर्जी और पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, वर्क, पावर और प्रेशर, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है एसेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर, मतलब वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ही हमारे पास होते हैं वेक्टर।
ठीक है, अभी हम वेक्टर के बारे में देखते हैं। वेक्टर क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction। ठीक है, यहाँ पर एक और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और लाइन होती है डेफिनेशन में, वो हम बाद में जब मैं वेक्टर को करवाऊंगी तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही, ओवरव्यू के लिए इतना ही समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है हम उसे पढ़ लेंगे अच्छी से, ठीक है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारे जो देखोगे तुम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब डिस्प्लेसमेंट से ही बने हुए हैं, ठीक है। इसे मैं वेक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से करवाऊंगी। डिस्प्लेसमेंट, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सब इसी के एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, उनको भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, और ये एग्जाम्पल है। और ये है स्केलर, हमारे वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार वेक्टर को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको वेक्टर को ऐड करने के लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स नहीं यूज़ करते, एक वेक्टर अलजेब्रा होता है। तो वो वेक्टर अलजेब्रा, आई सपोज तुमने चैप्टर 3 में एडिशन वगैरह तो पढ़ लिया होगा, सब्ट्रैक्शन, तो उसी अलजेब्रे में से आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जो वेक्टर होता है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसे मिलेगा, ऐसे बोल्ड वर्ड्स में, ऐसे ए बी ऐसे बोल्ड में डार्क में लिखा हुआ दिखेगा। तो जर्नल जो है, हम कॉपी पे तो ऐसे बार बार पेन नहीं चलाएंगे ना, तो हम जर्नल जो है ए और बी वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है, ये है लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का लेंथ रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। अब मैंने बोला था कि वेक्टर के कुछ अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर अलजेब्रा होता है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन। तो इन 2 वेज वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर्स, ठीक है। 2 वेज में हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, एक वे को, जिसी को ही हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन को, डॉट बी, तो जो भी यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, मान लो अभी मैं फॉर्मूला कुछ नहीं बता रही, अभी जस्ट हमारे पास कुछ सी क्वांटिटी आई, ठीक है, ये सी आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी आएगा वो जो है वो स्केलर होगा, ठीक है। जो क्वांटिटी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आएगी वो आएगा स्केलर, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर, और इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि वर्क कैसे स्केलर प्रोडक्ट है, हमें पता लगेगा, ठीक है। और जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, मान लो हमने ए, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को। मान लो मैंने ए क्रॉस बी किया, तो यहाँ से कोई डी क्वांटिटी आई, अभी मैं इसका पूरा फॉर्मूला ढंग से नहीं बता रही, अभी मैं डी आया यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारे पास वेक्टर आता है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट आया है वो एक वेक्टर है, तो इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो आज की हमारे इस सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, मतलब इस चैप्टर के लिए हमें क्या चाहिए, मैं इसको रब कर रही हूँ भी, इस चैप्टर के लिए चाहिए हमें स्केलर प्रोडक्ट। तो हम कैसे लिखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे कि एक ए वेक्टर है, डॉट
एक दूसरा वेक्टर है b। तो जब इन्हें हम डॉट मल्टीप्लिकेशन मिलते हैं तो हमारे पास आता है a का मैग्नीट्यूड। ये a का मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a को, या फिर हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a बिना एरो के, ठीक है, उसका भी मतलब मैग्नीट्यूड होता है। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। तो ये थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब और जैसे इसको ये थीटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये है हमारा, अगर हम अभी मैं तुम्हें बना के दिखा रही हूँ पर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग अच्छे से देखेंगे। तो ये मान लो वेक्टर a है और ये है वेक्टर b, ठीक है, ये दोनों साथ में यहाँ पर एंगल बना रहे हैं थीटा। तो दिस इज द थीटा, जो एंगल है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो हमें जब a डॉट b निकालना होगा तो हम a डॉट b ऐसे निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कोस ऑफ थीटा। अब तुम देखो ये भी स्केलर है, a कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर है, और हमें पता है जब हम कोस थीटा लगाते हैं तो हमारे पास स्केलर ही आता है, एक मैग्नीट्यूड एक नंबर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो गया? स्केलर। तो ये हो गया हमारे पास a डॉट b से जो भी आएगा हमारे पास क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट की तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 में, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा। अब हम क्या करते हैं, क्या मुझे एक चीज़ और बतानी चाहिए? यस, हम एक चीज़ देख लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। वो क्या होता है? वो होता है कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। मतलब a को b से पहले a लिखो, b लिखो, या पहले b लिखो, a लिखो, दोनों से हमारा एक ही आंसर आएगा, ठीक है, स्केलर आ रहा है। और एक लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है a डॉट b प्लस c। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे? a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है। तो ये जो दो लॉ, देखो यार, आई एम सॉरी इतना अब्रप्ट कट के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में लाइट चली गई थी, तो सॉरी मेरे को कट करनी पड़ी। तो मैं अभी आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ तक हमने पढ़ चुके थे। तो अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि ये होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है क्या। मैथमेटिकल हमका फॉर्मूला देख लिया कि a डॉट b क्या होता है हमारे पास? ए बी कोस थीटा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, ठीक है। अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है वेक्टर a, ठीक है, और ये है वेक्टर b, और ये था एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि हमें सारा काम यहीं से करना है, ठीक है। और लेट कर लेते हैं, वेक्टर b लेट कर लेते हैं। ये है p, ये है o, और ये है हमारे पास कुछ q, ठीक है, यहाँ पे, और ये है वेक्टर a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये है एंगल थीटा इन दोनों के बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो हमने ये बोल दिया r। तो अभी हमें पता लगाना है कि वेक्टर OR कितना होगा, ठीक है। ये OR कितना होगा हम ये देखते हैं, एक निकालने की कोशिश करते हैं इसकी। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, तुम इसको ऐसे याद रख कर सकते हो या नहीं। तो साइन, कोस एंड टेन। तो यहाँ से क्या हम कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं? बेस, तो बेस यहाँ पे एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस है, ये हाइपो है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है यहाँ पर? OR, और ये हाइपो क्या है? OP वेक्टर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर A, और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर B। तो वेक्टर A क्या हो गया? B कोस थीटा, सॉरी। तो ये A क्या हो गया? ये जो मैग्नीट्यूड, ये लेंथ A है, ये लेंथ क्या होगी? A और B, और ये लेंथ क्या हो गया यहाँ पे? A B कोस थीटा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकती हूँ मैं B कोस थीटा। ये वेक्टर A था और ये लेंथ, इसको हम, इस लेंथ को हम लिख सकते हैं B कोस थीटा। तो एक तरह से ये जो B कोस थीटा है ये क्या है? इज द
बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है, देखो बी कोस थीटा प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का, थीटा से जा रहा है ना, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ऑन टू वेक्टर ए पर, ठीक है। और ये इसी को ही हम बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। हम जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों को पता लगेगा कि वेक्टर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा बी कोस थीटा यहाँ पर है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी का, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये टास्क तुम्हारे लिए है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे बी, ये बी लेंथ निकालनी है, और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम उस केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो तुम जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा ए कोस थीटा, तो फिर तुम लिख सकते हो कि ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन, पूरा लिखना, मैं सिर्फ वो देख रही हूँ, वेक्टर ए का ऑन टू वेक्टर बी। तो ए कोस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का ऑन टू वेक्टर बी पे, ठीक है। तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो इसका मतलब है जो हमने ए डॉट बी, इसको रब कर रही हूँ मैं यहाँ से, तो इसका मतलब है जो हमने ए डॉट बी लिखा है, क्या लिखा था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ए डॉट बी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ component of vector b or projection of vector b onto vector a and magnitude of vector a, ठीक है। तो लिखो कि ये लिख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, sorry, magnitude of vector A and component, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B onto A, वेक्टर A। आया समझ में? अगर ऐसे ही हम A डॉट B को ऐसे भी तो लिखते हैं, A कोस थीटा और बी, मैं बताया था दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस चीज़ का। हम जब हम पढ़ेंगे ना, वर्क डन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इन प्रोजेक्शन का मतलब जो हमने अभी समझा है तो इनका मतलब क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। एक चीज़ और देख लेते हैं अभी, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम सभी, आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो सुने ही होंगे, और अभी तक मेरे ख्याल से 2D में भी काम, 2D में 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम किया होगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। 11th के स्टूडेंट हो, 3 डायमेंशन भी सुना होगा, ठीक है। 3D तो हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये हो गया x, दो तरीके से बना सकते हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अभी मैं राइट हैंडेड बना रही हूँ, x एंड y एंड z। तो राइट हैंडेड का मतलब क्या होता है कि जब हम राइट हैंड लेते हैं तो x और ये y है, और जब हम स्मॉलर एंगल से उसको घुमा रहे हैं तो x और y को, तो ये जो z है वो थर्ड z वेक्टर में पॉइंट आउट करे हमेशा। ये जो हम जब ऐसे लेते हैं ना, इसको हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि हमारा y एक्सिस को दिखे, ठीक है। तो x और y स्मॉलर एंगल में रोटेट करते हैं, तो ये z होता है। ये इसका मतलब अगर z ऐसे राइट हैंड से आ रहा है तो इसका मतलब ये राइट हैंडेड सिस्टम है, ठीक है। और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 90 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में। और x एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस के अलोंग होता है j कैप एंड z एक्सिस के अलोंग होता है k कैप। कुछ बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि k कैप को z कैप लिख देते हैं, i कैप को x कैप एंड j कैप को y कैप, ये भी ठीक है, लेकिन जनरली यूज़ होता है i कैप, k कैप एंड j कैप। अब मान लो लिखते कैसे हैं, ये जैसे है वेक्टर, कोई पॉइंट है p यहाँ पर, और ये पॉइंट है मान लो x y z, इसके पॉइंट्स है इस वेक्टर p के, ये पॉइंट है x y z पॉइंट पर, कोई पॉइंट है वेक्टर p। तो अगर हम मुझे लिखना है ये वेक्टर, ठीक है, इसको OP वेक्टर में ये O मान लो, और ये है हमारा सेंटर 0 से 0। तो कोई भी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर p। जो फाइनल पॉइंट होते हैं
उसमें से माइनस करते हैं इनिशियल पॉइंट। मतलब जैसे x में से हम 0 माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे i कैप के अलोंग, y में से 0 फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट j कैप के अलोंग एंड z माइनस 0 k कैप के अलोंग। आई होप तो इसे हम लिख सकते हैं x i कैप, y j कैप, z k कैप। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं भूल गई, हाँ, आई कैप, जे कैप, के कैप, मैंने क्या बोला, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, मतलब 1। ये हमने क्यों समझा है, ये भी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया इतना, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, या हम इससे पहले केस कर लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ से पहले एक केस 1, मैं उसको नहीं मिटा रही, इसी में केस 1 लिखते हैं। मान ले वेक्टर लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। हम पैरेलल को ना ऐसे लिखते हैं फिजिक्स में, तो ऐसे लिख लेना, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये हो गया वेक्टर ए ऐसे, और मान ले एक वेक्टर बी है जो है पैरेलल एक दूसरे के। जैसे मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे, तो ये कैप जो है ये एरो को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो आपस में एंगल क्या है इनके बीच में, थीटा कितना हो गया, 0, एक दूसरे के पैरेलल है 0 डिग्री। तो कोस थीटा कोस 0 कितना होता है, 1। ए डॉट बी क्या था हमारा, ए डॉट बी को हमने लिखा था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस 0, तो कोस 0 हो गया 1। तो ये क्या बचा, ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। केस 2 लेते हैं हम। केस 2 क्या है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लेट करो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब ये मान लो वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्या बना रहे हैं, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी फॉर सम बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो, ठीक है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। तो ये जो है यहाँ पे देखो ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ अब ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस 90, एंड कोस 90 कितना होता है, 0 एज वी नो। तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, 0। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे, केस 3, मैं इसको भी रब कर रही हूँ, ठीक है। सॉरी मेरी बड़ी गंदी आदत हो गई है, मैं वही रब कर देती हूँ जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, सॉरी। तो 3rd केस आप कोस करके लिख लेना। 3rd केस, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का आप लिखना ऐसे, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखो ऐसे, तो ये ए वेक्टर ए है, ये अगेन वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये देखो आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल 180 डिग्री, आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो 180, तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री, ठीक है। तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। जब नाउ अब हम ए डॉट बी अगर हम निकालेंगे तो इसे लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस 180। तो कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया माइनस ए डॉट बी, ठीक है। और हमने जो ये केसेस की हैं उनका यूज़ हम देखेंगे, और वो कैसे, जैसे हमने अभी हम देखते हैं इनका यूज़। जैसे मैंने बोला ये ओपी, तो हम किसी भी पॉइंट को, ठीक है, कार्टेशियन 3D कार्टेशियन में कोई भी पॉइंट है उसको अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा था एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब इनका हमें करना पड़ेगा कार्टेशियन डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन में कैसे निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ करवा देती हूँ कि मैंने ये जो केसेस करवाए हैं, ये मैंने केसेस करवाए क्यों है। देखो आई डॉट आई अगर हमें निकालना है, अब ये देखो आई और आई, ये हमारा एक्स था, एक्स के साथ हमारा क्या है, आई कैप, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो आई डॉट आई को हम क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। अब दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 और 1। एंगल कितना होगा, दोनों देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है वेक्टर, तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल है एक दूसरे के, तो थीटा कितना हो गया 0। तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे जे डॉट जे हम करेंगे, जे जो है वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, यस अलोंग वाई एक्सिस के वेक्टर है, तो और दोनों ही पैरेलल है, तो अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 तो यूनिट वेक्टर इसलिए 1 मैग्नीट्यूड और थीटा अगेन 0 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली हमारा आ जाएगा के डॉट के, तो के डॉट के भी 1 होता है। अब समझ में आ गया केस के हमने क्यों पढ़े थे कि दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो तो ये आ जाएगा 1 और 1 अगर वो यूनिट वेक्टर है। और ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और अगर हम देखो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई डॉट जे का, आई डॉट जे का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कोस थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में। देखो आई जो है अलोंग है एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग है वाई एक्सिस, तो आपस में क्या है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, क्योंकि हमें पता है 3D सिस्टम में वो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये भी आपस में 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, तो एंगल कितना हुआ 90, तो ये 1 और एंगल कितना हो गया 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो 0। ऐसे ही हम अगर जे डॉट के देखें तो ये जे है और ये के है, आपस में अगेन 90 डिग्री बनेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। और अगर मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ मैं के डॉट आई कैप देखना है तो वो भी आएगा 0। क्यों? क्योंकि इनका थीटा कितना है 90। अब तुम्हें पता लग गया कि जब दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने देखा है वो ना सीधा इनको याद कर लेते हैं कि आई डॉट आई 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, याद नहीं करना है। अभी हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया क्यों 0 क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल है एक दूसरे के और यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, तो इसलिए 0 है। अभी हम बढ़ते हैं उसके आगे, अभी हम बढ़ते हैं कि अगर कार्टेशियन में दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल करेंगे। देखो न्यूमेरिकल फिजिक्स को समझने के सबसे आसान तरीका है कि न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल हमें एप्लीकेशंस बता देता है, ठीक है। तो अभी और तभी जो क्योंकि मैंने क्लासेस में देखा है कि बच्चे जो है थ्योरी पढ़ लेते तो उससे उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, ठीक है। कंसेप्ट एग्ज़ाम कौन से जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा, उन्होंने एप्लीकेशन देखी ही नहीं। और एप्लीकेशन सबसे अच्छी हमें पता लगती है जब हम न्यूमेरिकल्स निकालने लगते हैं, प्रॉब्लम निकालते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ सिखा देती हूँ कि वेक्टर ए जनरल केस मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए जो है वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर बी जो है वो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी को लिखेंगे वेक्टर बी जो हमें गिवन है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है अलोंग एक्स, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई, वेक्टर ए का कंपोनेंट जेड। सिमिलरली यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखो जैसे सिंपल अलजेब्रा में हमारे पास a प्लस बी होता है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस डी से, तो हम क्या करते हैं a को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ पे करना है। तो जो ax है उसको पहले bx से, by bz, देन ay को इन तीनों से और फिर az को इन तीनों से, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा ax आई कैप डॉट bx आई कैप प्लस ax आई कैप डॉट by j कैप प्लस ax आई कैप डॉट bz k कैप। सिमिलरली हम इसके लिए लिखेंगे। देखो मुझे पता है थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन मैं तो कर दूंगी 1 सेकेंड में, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बस एक बार ये देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने आई डॉट जे ये सब क्यों देखा है। ए वाई जे बी डॉट एक्स आई, ए वाई जे डॉट बी वाई जे प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। सिमिलरली हम ए जेड को करेंगे ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ए जेड जे कैप सॉरी ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। देखो चलो अब हम एक मैजिक देखते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स स्केलर है,
मैग्नीट्यूड है बाहर हो गया, आई डॉट आई, अभी आई डॉट आई हमने सीखा था कितना होता है 1, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस, इसको देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है। आई डॉट जे कितना हमने सीखा है 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे जे डॉट जे तो हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए वाई बी वाई प्लस ए वाई जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट 0, के डॉट के अगेन 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया ए जेड बी जेड, ठीक है। ये ए डॉट बी का प्रोडक्ट आया है, ठीक है। अभी तुम जब करोगे तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेंदी स्टेप है, ये तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ है। देखो ये है क्या, हमें सिर्फ जो कंपोनेंट्स है ना, जैसे x के कंपोनेंट्स i के अलोंग जो कंपोनेंट है x एक्सिस में, तो देखो ax और bx इन दोनों को मल्टीप्लाई, ay by इन दोनों को मल्टीप्लाई, az और bz, ऐसे आगे से डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी। चलो जल्दी से एक वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। और देखो मैं इतना स्लो और इतने अच्छे से क्यों पढ़ा रही हूँ, सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस है वो लोकल एरिया तक भी जाए, जो हमारे लोकल स्टूडेंट हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि स्पेशली लड़कियाँ साइंस छोड़ देती है सिर्फ इसी वजह से 11th और 12th में कि उनको प्राइवेट ट्यूटर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े, वो सिर्फ इस वजह से साइंस ना छोड़े, ठीक है। तुम अच्छे से पढ़ो आगे, वो मेरी हेडेक है कि तुम्हें कंसेप्ट को कैसे समझाना है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से, तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे सारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी जैसे न्यूमेरिकल में मैं तुम्हें एक जनरल न्यूमेरिकल दे देती हूँ, फाइंड वर्क डन। मुझे पता है मैंने अभी नहीं करवाया, फिर भी लिखो फाइंड वर्क डन, हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और तुम्हें फोर्स वेक्टर व्हेन फोर्स इज गिवन, जो ठीक है मैं दे देती हूँ आई कैप जे कैप प्लस 3k कैप यूनिट, एंड द डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बुक एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 2j कैप k कैप 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप लेट्स से यूनिट। अब मैंने बोला वर्क डन निकालो, हम इसको आगे ना बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या है, कैसे कैसे होता है। अभी बस डॉट प्रोडक्ट सीखने के लिए तुम लिख लो कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। करते हैं अभी आई कैप 2j कैप 3k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप j कैप 3k कैप, ठीक है। मैंने बताया था आई को आई के साथ करेंगे तो 1, और आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ 0, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ 0, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसलिए हम कंपोनेंट उठा लेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट कितना है 1, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, कंपोनेंट 2 1, 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 3 3 9, यस 2 और 2 4, 4 और 9 13, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये देखो डॉट प्रोडक्ट कितना ईजी है, कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और छोटा सा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक वेक्टर दिया है, लेट वी हैव अ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is given 3, magnitude of vector B is given to you 4, and I said A dot B is given 8. Let's say find angle between वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या निकालना है, एंगल। एंगल क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये एंगल कितना है थीटा, ये निकालना है। तो सिंपल है, हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। यस, ए डॉट बी कितना गिवन है 8, वेक्टर ए कितना है 3, वेक्टर बी कितना है 4, यस, एंड कोस थीटा में निकालना है। तो कोस थीटा क्या होगा यहाँ पर 8, 3 इंटू 4, तो ये हो गया 4 2 बाई 3, यस। तो हम थीटा कोस को उधर लेके जाएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा कोस इन्वर्स 2/3, ये आपका आंसर आ गया, यस, ठीक है। एक अब मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स
ठीक है, एंगल निकालना है। फोर्स हमें दे रखा है 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट, और वेक्टर d मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप यूनिट। ठीक है, हमें ये दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन देम। अगेन थीटा निकालना है। एंगल मतलब ये, इसको रख देते हैं, एंगल ये और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। एंगल क्या होगा, थीटा इनके बीच में, यही हमें निकालना है। चलो देखें तो क्या होगा, एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब अगर मेरे पास एफ डॉट डी आ जाए, एफ आ जाए और डी आ जाए तो मैं ये निकाल दूंगी, आराम से निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले ना आज तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो एफ ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं उसी के साथ, एफ डॉट एफ। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। सॉरी उसी के साथ करना है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 9 4 4 16 माइनस 5 प्लस का 25, तो कितना है 9 प्लस 16 25 25 25 50। यस, और ये क्या होगा एफ डॉट एफ, यहाँ पे इसको एफ स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इधर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा फिर √50, तो हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही तुम अब होशियार तो हो ही चुके हो, ऐसे ही अगर हमें डी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डी डॉट डी कर देंगे। ठीक है, अभी मैं यहीं पे करके दिखा दूँ, तुम अपनी नोटबुक में अच्छे से करना। 5 5 25 4 4 16 माइनस 3 प्लस 9, ये कितना है, ये भी 50 आया। ये कितना होगा मोड ऑफ डी का स्क्वायर 50, विच इम्प्लाई डी कितना आ गया √50। ठीक है, ये हो गया हमारा √50। तो दो वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एफ डॉट डी। तो ठीक है, एफ डॉट एफ का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अब रह गया एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी देखते हैं। तो एफ डॉट डी क्या होगा, 3i कैप का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, तो 3 को 3 के साथ चलो लिख देती हूँ मैं, ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो 3 और 3 15 प्लस 4 और 4 16 माइनस 5 माइनस प्लस 15, तो ये कितना हो गया 15 15 30 और 16 46, इतना आ गया हमारे पास। अभी एंगल क्या होगा, यहाँ से ये 46 आ गया। हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन में उठा के पुट कर देना है। एफ डॉट डी आया 46, एफ का मैग्नीट्यूड आया था √50, डी का मैग्नीट्यूड आया था √50 कोस थीटा हमें निकालना ही है। हमें पता है अंडर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ और बेस सेम हो। ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 50, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और ये है 46 और ये है कोस थीटा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कोस थीटा यहाँ से क्या आ गया हमारा 46/50। इसको अगर मैं फर्दर करूँ तो थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स, इसको काट देते हैं 2 पर 2 3 25 23/25। ये हमारा आंसर है। बताओ इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं। अभी मैं एक बार आंसर देख लूँ। ठीक है, तो हमारा इनका कोस थीटा आया हुआ है 16/50 और अपना क्या है 46/50। कहाँ पे मिस्टेक कर दी, एफ डॉट डी से आया ना 46, तो एफ डॉट डी को करेंगे 3 15 16 5 और 5 प्लस 15 और इनका आया एफ डॉट डी 16। ओके समझ गई। तो यहाँ पे इन्होंने या इस एनसीईआरटी बुक में अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बुक में मिस्टेक है, या तो मेरे पास ओल्ड एडिशन है, मेरे में होगी, प्लीज़ आप भी चेक कर लेना। मेरे में यहाँ पे ना माइनस लिखा हुआ है और जब आप क्वेश्चन करने चलो तो यहाँ पे प्लस करोगे तो वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16/50 जो बुक में दिया है। वरना ये जो अभी हमने यहाँ पे नेगेटिव लेके किया है, वरना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कंसेप्ट सही है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। और हम आगे अभी ये हो गई हमारी टूल किट और इससे आगे अब हम बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में कि वर्क क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े से और क्वेश्चन ले लूँगी, अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में डाल देना स्केलर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सेव वाटर।